Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to continue the important MCQs and PYQ session of your GATE Life Sciences Excel examination. Okay, so in this second set of the important MCQs and PYQ, we are going to cover around 25 important questions. So in 25 important questions को हम with their explanation अच्छे से आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे गेट लाइफ साइंसेस रिलेटेड और भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे ऐप के ऊपर। जैसा कि आपने देखा पिछले कोर्स में लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीटली आपके कवर किए गए थे, लेकिन इस वाले कोर्स के अंदर जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी इन कोर्सेज को कवर किया गया है। फीचर सभी कोर्सेज के सेम रहेंगे, वही आपको रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लासेस मिलेगी बाय द टॉप फैकल्टी ऑफ इंडिया, देन टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो, ई बुक और ग्रुप डिस्कशन, ये सब वहाँ पे कवर किए जाएंगे और सेम तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं द हेल्प ऑफ फूड टेक ऑनलाइन ऐप। इसी तरीके से यहाँ पे एक और कोर्स है जिसके अंदर अगेन सब्जेक्ट ग्रुप अलग हो जाएगा। इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। सेम फीचर्स है अगेन और सेम आप इनरोलमेंट प्रोसेस है। और लास्ट जो कोर्स है वो है आपका, इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। तो आप इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाकर, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं रीजनेबल प्राइस पे आपको दिए जा रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम्स को फ्लाइंग कलर के साथ में आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेनिन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। रेनिन जो कि एक तरह का एंजाइम होता है, उसका हमें बताना है निम्न में से किस मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है हमारा वे, ऑप्शन नंबर बी इज बटर, ऑप्शन नंबर सी इज चीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज दी नन ऑफ द अबव। तो अगर मैं रेनिन की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया ये एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो रेनिन जो होता है वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन एंजाइम होता है, यानी ये जो मिल्क में प्रोटीन होती है प्रेजेंट उसको डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, चलिए वो देखते हैं। हम सबको पता है मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो 80% केजीन प्रोटीन होता है और 20% मिल्क के अंदर हमारा जो प्रोटीन होता है वो वे प्रोटीन होता है, ठीक है। इस 80% केजीन प्रोटीन की एक फॉर्म होती है, वो होती है कापा केजीन, ठीक है। इसी केजीन प्रोटीन की एक फॉर्म होती है और ये जो कापा केजीन होती है इसके ऊपर हमारा जो रेनिन है, जो एक एंजाइम है, वो अटैक करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कैजीनोजन में। और ये जो कैजीनोजन होता है ये दरअसल कोएगुलेटिंग नेचर का होता है और ये मिल्क के अंदर जितना भी हमारा केजीन होता है प्रेजेंट उसको कोएगुलेट कर देता है, यानी उसको एक तरह से नीचे जमा कर देता है हमारे जो भी हमारा कंटेनर है उसके अंदर। और जिसकी वजह से जो कि मैंने आपको बताया केजीन प्रोटीन था वो तो हो गया कोएगुलेट और जो 20% वे प्रोटीन था वो अलग ही इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में रह जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कोएगुलेशन से जो हमारा केजीन अलग हुआ है, इससे तो हम बाद में प्रोसेसिंग करके चीज़ बना देते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे जो ये वे बचा है ये भी तो एक हम कह सकते हैं केजीन के कारण बनने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन जो वे होता है वो डेयरी इंडस्ट्री को के अंदर एज ए प्रोडक्ट कंसिडर ना करके हम इसे एज अ बाय प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं जो चीज़ के साथ में बनता है, क्योंकि इसकी एक तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और दूसरा इसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है इन दी मार्केट एज कम्पेयर टू चीज़, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हो गया चीज़, क्योंकि इसी केजीन से जो कैसिनोजन बना इसी की हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं बाद में डेयरी इंडस्ट्री में और चीज़ हम बना देते हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए जानने वाली बात क्या है, पहली बात तो ये जो रेनिन है इसका ही दूसरा नाम जो होता है वो काइमोसिन होता है। और ये काइमोसिन क्यों कहते हैं, पहले जो हमारा जो ये रेनिन था ये मेनली काफ का जो एबोमेजम पार्ट होता है स्टमक का, जो हमारे बछड़े होते हैं काऊ के और काऊ के मेनली उनके जो एबोमेजम पार्ट था उससे निकाला जाता था, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता था स्टमक के। इस वजह से इसके रिलेटेड कुछ रिलीजियस इशू भी हो गए थे, कई लोग इसको कंज्यूम नहीं करना चाहते थे, यूज़ नहीं करना चाहते थे चीज़ के अंदर। और दूसरा इसकी वजह से जो स्लॉटरिंग थी काफ्स की वो भी बहुत ज़्यादा होती थी और जब ये काफ से निकाला जाता था तो इसको हम कहते थे काइमोसिन, ठीक है। तो बहुत सालों तक रेनिन का जो मेजर सोर्स था वो काफ रेजिन था, लेकिन आज के टाइम में जो माइक्रोबियल सोर्स ऑफ रेनिन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी माइक्रोब्स की मदद से जो
जो रेनिन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इनमें जो मेन स्पीशीज़ यूज़ की जाती है वो होती है राइजोम्यूकोर स्पीशीज़। ये जो राइजोम्यूकोर स्पीशीज़ है हमारे माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनकी मदद से मेनली इंडस्ट्री में आज के टाइम में रेनिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो दो चीज़ें होगी, रेनिन जो कि एक एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, मिल्क प्रोटीन में अटैक करता है केजीन पे, आपको एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो माइक्रोब्स इसके प्रोडक्शन में आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें कौन सी स्पीशीज़ प्रोमिनेंट है, वो है राइजो म्यूकोर स्पीशीज़। और कई बार सिर्फ म्यूकोर स्पीशीज़ भी लिखा आता है तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और नाम काइमोसिन भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक तो क्वेश्चन सेल्फ था ही कि ये चीज़ प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट इट्स को फैक्टर इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे फूड एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो एंजाइम्स में अगर आपने कोर्स में देखा होगा तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होते हैं सिंपल एंजाइम, दूसरे होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम, ठीक है। और ये जो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं इनके अंदर हमारे दो पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन पार्ट और इन्हीं कॉन्जुगेट एंजाइम्स में एक हमारा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे कॉन्जुगेट एंजाइम। अब हमें बताना है कि इस जो कॉन्जुगेट एंजाइम है इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन कंपोनेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, और ये विदाउट इट्स को फैक्टर बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम कह देते हैं को एंजाइम, ठीक है। या फिर कई जगह इसको को फैक्टर भी लिखा जाता है अगर ये इनऑर्गेनिक नेचर का हो या फिर इसमें मेटल आयंस एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर ये एपो एंजाइम और को एंजाइम बना के मिलकर कॉन्जुगेट एंजाइम बनाते हैं तो इन दोनों से मिलकर बनने वाले एक कंप्लीट एंजाइम को हम कह देते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी कि होलो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था एपो एंजाइम ये क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइसो एंजाइम्स की, तो आइसो एंजाइम्स वह एंजाइम्स होते हैं जो कि सेम हमारी किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करें। दो एंजाइम एक ही अगर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं आइसो एंजाइम्स। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट बताना था विदाउट को फैक्टर इन अ होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम, तो उसको हम कह देते हैं एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड फॉर टेंडिंग ऑफ मीट। अब सबसे पहले जानते हैं टेंडिंग ऑफ मीट का मतलब क्या है। टेंडिंग ऑफ मीट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हमारा मीट होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है ताकि वो बहुत ही ईजी हो कट करने के लिए या फिर च्यू करने के लिए। और ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ मीट है इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम जो हमारे मीट के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है, कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो वेरियस मीट प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो नेचुरली हम मीट ऑब्टेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस जो कोलेजन प्रोटीन को हम तोड़ने के लिए अलग अलग हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें आता है ब्रोमेलिन, फिसिन और ट्रिप्सिन। ये तीनों ही प्रोटियोलिटिक नेचर शो करते हैं और ये जो कोलेजन प्रोटीन है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो मीट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है च्यू करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा पैलेटेबल भी हो जाता है। तो अगर ये तीनों ही एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज द एंजाइम यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग बिटर प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑयल्स। यानी ऑयल के अंदर जो बिटरनेस प्रोवाइड करने वाले कंपाउंड्स होते हैं जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन के लिए और ऑयल्स और डिफरेंट अदर फैटी प्रोडक्ट्स की जो बिटरनेस है और कड़वापन है उसे कम करने के लिए इनमें से कौन से एंजाइम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोसाइडेज, ऑप्शन नंबर सी है बीटा ग्लूकोसाइडेज एंड ऑप्शन नंबर डी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा ग्लूकोसाइडेज। बीटा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है वो फिनोलिक कंपाउंड या फिनोल्स के जो कंपाउंड होते हैं बने हुए डिफरेंट ऑयल्स के अंदर उन सबको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि यही कंपाउंड्स बिटरनेस का मेन रीजंस होते हैं डिफरेंट ऑयल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा विच क्लास ऑफ एडिटिव्स यूज्ड टू कंट्रोल द मॉइस्चर लेवल इन फूड। सो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो लास्ट ऑप्शन से हमारा सीक्वेस्ट्रेट। सीक्वेस्ट्रेट्स दरअसल स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं
और ये मेनली वर्क करते हैं प्रिवेंटिंग द फैट ऑक्सीडेशन इन फूड प्रोडक्ट। कैसे? ये एक तरह से चिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, यानी कि ये जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको अपने अंदर बाइंड कर लेते हैं और उनको जो फूड प्रोडक्ट है उसके से रिमूव करने के लिए काम आते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये जो मेटल आयंस है ये फैट का ऑक्सीडेशन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, और फैट का ऑक्सीडेशन के कारण हम सबको पता है बहुत सारे ऑफ फ्लेवर्स बनते हैं, उन सबको भी रोक लेते हैं। और जो स्टेबलाइजिंग एजेंट में कुछ नाम आते हैं, उनमें एक मोस्ट प्रोमिनेंट होता है EDTA, ये एक स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। देन अगर हम बात करें इम्प्रूवर की, तो इम्प्रूवर गैस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज होते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर, और क्योंकि ये गैस प्रोड्यूसिंग होते हैं इनका मेनली इस्तेमाल हम करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि हम सबको पता है गैस जो प्रोडक्शन होता है बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, उसी की वजह से उन्हें जो सॉफ्टनेस मिलती है, उनका डो होता है वो बेकिंग के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जैसे हमने ब्रेड वगैरह में देखा होगा। और ये जो गैस प्रोड्यूसिंग हमारे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि इम्प्रूवर होते हैं, इन्हीं की मदद से हमें एकदम सॉफ्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इनके लिए मेनली हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूसिंग या फिर इम्प्रूवर होता है बेकरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स। एंटी केकिंग एजेंट्स वो होते हैं जो मेनली पाउडर्स और पाउडर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट है जब वो मॉइस्चर से एक्सपोज हो जाए, सपोज दैट फॉर लॉन्ग टर्म टाइम इन दी स्टोरेज, तो ये जो एंटी केकिंग एजेंट होते हैं ये इन पाउडर के क्लम्प फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी इनसे क्लम्प नहीं बढ़ने देते। अगर ये पाउडर साइड से अपने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्लम्प्स फॉर्म कर देगा, एक बहुत ही हार्ड हम कह सकते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म करने लग जाएगा, जो कि एकदम अनप्लीजेंट होते हैं और रिक्वायरमेंट जिनकी हमें नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरह का डिफेक्ट होता है, तो उसको रोकने के लिए हम एंटी केकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कुछ अच्छे एग्जांपल होते हैं सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। साथ में ग्लिसरॉल भी एक बहुत ही अच्छा एंटी केकिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब लास्ट आता है ह्यूमेक्टेंट्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं, यानी वाटर बाइंडिंग कंपाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दरअसल जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर वाटर के रिटेंशन के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कोई भी फूड प्रोडक्ट है अगर हम उसे एक्सपोज कर देंगे, मान लो किसी भी कंडीशन में, हाई हीट ट्रीटमेंट में या फिर किसी प्रोसेसिंग के वक्त उस कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स में हम एक्सपोज कर दें, स्टोरेज टेम्परेचर और कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर उस फूड प्रोडक्ट से जो उसका मॉइस्चर है वो रिमूव होने के चांसेस हो, ठीक है, वो मॉइस्चर ड्राई ऑफ हो जाए पूरा का पूरा उस फूड प्रोडक्ट से, जिसके कारण उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन में हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स जिन्हें हम ह्यूमेक्टेंट्स कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरह काम करते हैं। मान लो ये एक ह्यूमेक्टेंट है, ये अपने सरफेस के ऊपर वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके रखेगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जिसकी मदद से जो मॉइस्चर रिटेंशन है वो ये अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट्स का इस्तेमाल कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज फॉर फर्मेंटेशन। यानी जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है यानी बियर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे मेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हम बियर प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल जो हमारा होता है जिसमें मेन हमारा बार्ले होता है, उससे हम कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, किस एंजाइम की मदद से हम उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप ऑप्शन देख के इजीली बता सकते हैं। पैक्टिनेज नहीं होगा क्योंकि ये पैक्टिन को तोड़ता है, प्रोटीनेज नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है, लाइपेजेज भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाइलेजेस। अमाइलेजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टार्च डिसोसिएशन टू इट्स डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब स्टार्च टूटेगा, जो कि क्या होता है एक पॉलीसैकेराइड होता है ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, जब ये टूटेगा तो इससे डाइसैकेराइड बनेंगे, माल्टोजेस जो होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने हुए। ठीक है, और ये जो माल्टोजेस होते हैं बाद में इन्हीं के फर्मेंटेशन से हमारा जो बियर प्रोडक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एडिटिव यूज टू रिटेन द टेक्सचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो रिटेन करने के लिए स्टोरेज के टाइम हम कौन सा फूड एडिटिव इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है इम्प्रूवर, स्टेबलाइजर, फर्मिंग एजेंट एंड नन। सो अगर हम ऑप्शन से भी देखें तो इसका आंसर फर्स्ट कैंसिल है, सेकंड भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा फर्मिंग एजेंट। अब जानते हैं फर्मिंग एजेंट होते क्या है और वर्क कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर जो टेक्सचर प्रोवाइड करने का जो वर्क करते हैं हमारे, वो करते हैं पेक्टिन। तो जैसे ये एक फ्रूट है, ठीक है, कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल है, उसके अंदर ये फाइबर्स है, इन फाइबर्स को साइड से कवर करके रखते हैं हमारे पेक्टिन, जिसकी वजह से इनका जो इंटेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है, टेक्सचर जो होता है, वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम फर्मिंग एजेंट ऐड करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा पेक्टिन होता है जो बहुत ज़्यादा टफ फूड और वेजिटेबल को बढ़ा देता है स्टोरेज के टाइम, बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है, उस एक्स्ट्रा पेक्टिन को जो है कोएगुलेशन कर देते हैं ये फर्मिंग एजेंट। अब इन फर्मिंग एजेंट में आते कौन कौन है, इनमें आते हैं कैल्शियम के सॉल्ट, जैसे कैल्शियम साइट्रेट आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा कैल्शियम साइट्रेट के अलावा इसमें आ जाएंगे हमारे कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे AlSO4, Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सारे जो रिएजेंट्स हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं एज अ फर्मिंग रिएजेंट। वहीं हमने इम्प्रूवर और स्टेबलाइजर को पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आएगा डैश आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको इसका आंसर पता है। एंजाइम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बिकॉज ये बहुत सारी रिएक्शंस की जो रेट होती है उसे ऑल्टर करते हैं, या तो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये किसी भी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट तो ऑब्वियसली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी नहीं होगा और फैट भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन है मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड इज, यानी ब्रेड के अंदर जो मोल्ड ग्रोथ होती है, जो कि एक स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोल्ड, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम कौन सा केमिकल कंपाउंड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन ए है सोडियम कैल्शियम प्रोपाइनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कैल्शियम प्रोपाइनेट। दरअसल जो हमारे मोल्ड ग्रोथ होती है ब्रेड के अंदर, उसको रोकने के लिए हम दो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो होते हैं प्रोपायोनेट, ठीक है, प्रोपायोनेट सॉल्ट्स, और दूसरे हमारे होते हैं सॉर्बेट सॉल्ट्स, दूसरे हो जाएंगे सॉर्बेट्स। सो इन दो सॉल्ट्स का, इन दो केमिकल्स का एज अ प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड के अंदर टू प्रिवेंट द मोल्ड ग्रोथ विच इज अ टाइप ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम्स और जेलीज के अंदर जब हम शुगर ऐड करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रखनी चाहिए एज अ प्रिजर्वेटिव। सो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 65%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 40% एंड ऑप्शन नंबर डी 30%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65%, यानी 65% कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अगर हम मेंटेन करेंगे हमारे जैम्स और जेली के प्रोडक्शन के वक्त, तो उसमें हम एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर को कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हमारे सॉल्यूशन में शुगर प्रेजेंट होगी तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक नेचर शो करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो हमारा मिक्स होगा जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, चांसेस है जैम और जेली का, उससे जितना भी मॉइस्चर है उसे ड्रेन आउट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, क्योंकि इसका नेचर हाइपरटोनिक है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया को एसेंशियल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होती है जिस पे वो अच्छे से ग्रो कर पाए, वो उनको प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, और जितने भी बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस जैम और जेली के अंदर प्रेजेंट है वो अपनी ग्रोथ शो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 65% शुगर कंसंट्रेशन हम एज अ प्रिजर्वेटिव मानते हैं जैम्स और जेली के केस में। Next question is tocopherol is an example of. Options are anti-caking agent, antioxidant, flavoring agent and none of this. So अगर हम tocopherol की बात करें, so it is a form of vitamin E. Okay. And tocopherol has a very important property that it is a antioxidant in nature. अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है? विटामिन ई उन 4 विटामिन में से है जो कि फैट सेल्युबल इन नेचर होते हैं। वो कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
और क्योंकि विटामिन ई फैट सोल्यूबल होता है तो जिन फूड प्रोडक्ट्स में टोकोफेरोल प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और फैट का जो ऑक्सीडेशन है ड्यू टू दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके, सो ये फैट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेता है। और फैट ऑक्सीडेशन हम सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेंसिडिटी कॉज करता है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसके कारण हमारे फूड प्रोडक्ट में ऑफ फ्लेवर्स जनरेट होते हैं और उसका जो टेक्सचर है वो भी स्पॉइल हो जाता है। और हमने ये जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और माइक्रोबियल रेंसिडिटी बहुत अच्छे से कवर की है हमारे जो कोर्स का लेक्चर है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप कोर्स में एनरोल है तो और भी अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये फैट ऑक्सीडेशन को रोक देता है जो कि कंडक्ट होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कारण, जिसके कारण विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फैट रिच प्रोडक्ट्स के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। Next one is bitterness in colocasia is due to calcium oxalate, calcium chloride, potassium oxalate and कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम कोलोकाशिया की बात करें तो जिसे हम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली अरबी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है तारो। तो अरबी जो कि एक रूट वेजिटेबल है, हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा, उसका ही एक नाम होता है कोलोकाशिया। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है और पैसिफिक रीजन्स में भी मिलती है। तो ये जो कोलोकाशिया होता है इसकी जो लीव्स होती है उसके आसपास क्रिस्टल फॉर्म में कुछ नीडल टाइप स्ट्रक्चर में कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है इस जो प्लांट है उसको एक तरह से बिटरनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक बर्निंग सेंसेशन देता है जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, इसकी लीव्स को कंज्यूम करते हैं कोलोकाशिया की, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी बिटरनेस के लिए। अगला है कि जर्मिनेशन अफेक्ट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लीगम्स और लेंटिल्स बाय इंक्रीज इन विटामिन सी कंटेंट, डिक्रीज इन ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी, इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस। सो अगर हम जर्मिनेशन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है जर्मिनेशन प्रोसेस में जो लीगम्स और सीड होती है वो ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्लांट, ओके। तो जब कोई भी प्लांट ग्रो करेगा तो नॉर्मल सी बात है उसमें क्या होगा, जो भी प्रोटीन होगा उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि प्रोटीन्स आर नोन एज द building material of anything, even in the plant or even in our human body. ओके सो अगर प्रोटीन की ग्रोथ चाहिएगी तो हमें क्या चाहिएंगे, अमीनो एसिड्स प्रोडक्शन चाहिएगा, हमें अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, प्राइमरी फॉर्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, ये सब चाहिएगा। तो ये सब हम सबको पता है कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को अमीनो एसिड्स और जो हमारे स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं उनके अंदर तोड़ता है, जो कि एक्टिविटी शो करते हैं ग्रोथ की, ठीक है। तो जब हम जर्मिनेशन प्रोसेस करते हैं तो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, खासकर जो लिगम्स होती है जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, लिगम्स और लेंटिल्स की आफ्टर देयर हार्वेस्टिंग, ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो वर्क अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, एक्टिवली अपनी कैटेलाइजेशन ऑफ रिएक्शन शो कर पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो टूटता है और अपना ग्रोथ शो कर पाता है जर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी विच इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और स्पेशली लेंटिन्स और लेग्यूम्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन द एनवायरमेंट। ओके सो यही इसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक्टिविटी कह सकते हैं क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर अगर हटेंगे तो ट्रिप्सिन एंजाइम ही आखिर में एक्टिव होगा, लेकिन ये मोर प्रिसाइज आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन इज नेम द एडिटिव विच इज यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ फूड सॉल्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने देखते ही इसका आंसर बता दिया होगा कि गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बफर सॉल्यूशन जो होता है वो हमारी पीएच को कंट्रोल करता है, यानी कि ये जो हमारी पीएच है फूड की, उसे एसिडिक मीडियम में अगर हम रखेंगे या उसमें एसिड ऐड करेंगे तो उसकी पीएच को एसिडिक होने से रोकेगा, और वहीं अगर हम इसमें बेस ऐड करेंगे तो ये उसकी उसे बेसिक होने से भी रोकता है। तो ये एक जो हमारी ऑप्टिमम पीएच होती है या जो नेचुरल पीएच होती है फूड प्रोडक्ट की, उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकता है, और वेदर इट देयर इज माइक्रोबियल ग्रोथ और कोई भी अदर फैक्टर हो प्रोसेसिंग के बाद, स्टोरेज के वक्त, जिसकी वजह से पीएच वेरी करे और फूड स्पॉइल हो जाए, इस सब को रोकने के लिए हम ज़्यादातर बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट अलग होते हैं और स्टेबलाइजर्स हम समझ चुके हैं, और क्लैरिफाइंग एजेंट तो किसी भी सॉल्यूशन में
जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमें क्लैरिफाई करना होता है, ठीक है, उस लिक्विड फूड के अंदर, उसे सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे इकट्ठा करने के काम आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज इन प्री कूलिंग वाटर इज मोस्टली रिमूव्ड बाय, यानी जो प्री कूलिंग होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की या फिर किसी भी फ्लूइड की, उसके अंदर जो वाटर होता है उसे हम रिमूव किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारा कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन। हालांकि कन्वेक्शन और कंडक्शन बोथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेजरली जो रिमूवल ऑफ वाटर होता है वो हमारा कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब हम सबको पता है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड्स है। Next one is color changes leading to brown, gray and other in fresh and cured meat can be arises from, यानी जो भी हमारे मीट प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर मेजर जो कलर चेंजेस होते हैं और जो डिफेक्ट्स होते हैं अनफेवरेबल, वो सब किस वजह से आते हैं? ठीक है, तो जो कलर रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं उनके लिए जो सबसे मेजर कल्प्रिट होता है वो होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। हालांकि बायोकेमिकल चेंजेस और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेजरली माइक्रोबियल एक्टिविटी और ग्रोथ ऑफ सर्टेन अनडिजायरेबल माइक्रोब्स के कारण ही हमें मीट में कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मेजर कलर चेंजिंग की बात करें तो मिल्क के अंदर जो ग्रे कलर होता है वो हमारा मेनली कॉज करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में भी, तो इसमें मेनली लैक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस ये स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी आती है ग्रीनिंग, जो भी हमारा मीट प्रोडक्ट है उसके अंदर ग्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्यूडोमोनास। ये स्पीशीज जो होती है वो मेनली ग्रीनिंग शो करती है हमारे मीट प्रोडक्ट के अंदर। वहीं लास्ट जो हम बात करें तो हम बात करते हैं ब्राउनिंग की। ब्राउनिंग के लिए जो स्पीशीज हमारी माइक्रोब्स की रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है एंटेरो बैक्टीरिया। तो ये जो हमारी स्पीशीज होती है ये मेनली ब्राउनिंग के लिए हमारे मीट प्रोडक्ट में रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कंसीडर्ड एज राइपन, यानी जो राइपनिंग प्रोसेस है उसे बूस्ट करने में इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो मेनली हमारा राइपनिंग प्रोसेस को बूस्ट करता है किसी भी प्लांट प्रोडक्ट के अंदर, ओके। और इसीलिए जो अंडर राइपन फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेनली इथाइलिन गैस का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर रखा जाता है और पॉलीबॉक्स में स्टोर किया जाता है जिनमें इथाइलिन हो। और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं है, ह्यूमन के लिए ये क्या है, नॉन टॉक्सिक नेचर का है। तो हम भी इथाइलिन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन कंटेनिंग फूड और अदर वेजिटेबल्स को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। Next one is the point at which the dried product just become lumpy is known as. So here what is happening? Suppose that there is a product or the food product which is dried and it is containing a large amount of starch, and we already discussed the process of gelatinization in which starch absorb the moisture and get swelled, okay. So its size got increases by absorbing the water from its surrounding, okay. This process is known as gelatinization. So we have to determine the point at which the dried product just become lumpy due to this gelatinization process, and they start to form clumps, okay. And this point is known as the danger point from the given option. Saturated point is that point at which the maximum amount of solute is dissolved in the solvent, given amount of solvent. Critical point is also different, and it is not safety point also. So the danger point is the point at which the dried product just become lumpy, okay. And we have to pay attention on the process of gelatinization during the storage, okay, at this stage more. Next one is lye peeling is done at a temperature of, options are 75 degrees Celsius, 84 degrees Celsius, 93 degrees Celsius and 105 degrees Celsius.
तो सबसे पहले जानते हैं लाई पीलिंग होती क्या है। लाई जो हम सबको पता है NaOH या फिर जो KOH होता है यानी कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम कहते हैं लाई। ओके, और पीलिंग हम सबको पता है प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, पील होता है, उसे रिमूव किया जाता है। तो सिंपली वह प्रोसेसेस इंडस्ट्री में जिनके अंदर जो एक्सटर्नल या फिर आउटर कवरिंग होती है किसी भी फ्रूट वेजिटेबल की, जो पील होता है उसे हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की मदद से रिमूव किया जाए, उसे हम कहते हैं लाई पीलिंग। केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन जो आउटर कवरिंग होती है इसे रिमूव किया जाए। और ये जो प्रोसेस है ये मेनली कंडक्ट की जाती है हमारे फ्रूट्स लाइक कीवी, देन वी हैव टोमेटोज, देन वी हैव vegetables like potato, and at the end we also give the example of peaches. So इन फ्रूट्स के अंदर जिनके अंदर मैकेनिकली जो पील होता है उसे रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एट द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, वहाँ पे हम लाई पीलिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हॉट सॉल्यूशन होता है हमारा लाई का यानी NaOH और KOH का। इसके अंदर हम हमारे जो भी फ्रूट वेजिटेबल को या तो उसे इमर्ज करते हैं या फिर ड्राई लाई पीलिंग के थ्रू भी इसको कंडक्ट किया जाता है। तो इसका हमें टेम्परेचर बताना, नॉर्मली जो इसका टेम्परेचर होता है वो 90 to 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। तो अगर इस रेंज में हम देखें तो 93 डिग्री इसका आंसर यहाँ पे हम सही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज कैन्स ट्रीटेड विद एसिड रेजिस्टेंट लेकर कैन्स आर ऑल्सो नोन एज, यानी जो हमारे कैन्स होते हैं उनके अंदर हम जो एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग करते हैं या लेकर लगाते हैं, वो जो कैन्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ऑप्शन है A इनेमल, C इनेमल, R इनेमल एंड नन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, C इनेमल, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं कोरेसिव रेजिस्टेंट इनेमल। ओके, और इसको एक और नाम से जाना जाता है वो है सल्फाइड या फिर सल्फर रेजिस्टेंट SR इनेमल, सल्फाइड या सल्फर रेजिस्टेंट इनेमल। ओके, सो इन दोनों नामों से सी इनेमल को जाना जाता है और ये मेनली यूज़ किया जाता है हाईली एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स में की पैकेजिंग में, क्योंकि अगर हम हमारे कैन के इनर कोटिंग कर देते हैं सी इनेमल से तो हमारे ये बेनिफिट होता है कि ये जो है या कोरेसिव नेचर शो नहीं करता, सल्फाइड जो फॉर्मेशन है वो भी शो नहीं करता, जिसकी वजह से जो डिस्कलरेशन होती है हमारे डिफरेंट कैन फूड में स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर, उनकी पैकेजिंग के अंदर सी इनेमल का हाईली यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सब इसके बेनिफिट्स थे। अब अगर आर इनेमल और ए इनेमल की बात करें तो जनरल पर्पस के लिए मेनली फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं और सी इनेमल को हम कॉर्न्स की पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेजिटेबल्स के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑकर्स इन। अब हमें बताना है गिवन में से कौन सी ऐसी फ्रीजिंग टेक्निक है जो फूड इंडस्ट्री में यूज होती है जिसके अंदर जो मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ वाटर का? जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को या वाटर कंटेनिंग फ्लूइड को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं इस टेम्परेचर रेंज के अंदर। ओके, इसी कारण इसको हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। अब इस एनामोलस बिहेवियर में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड तो करते हैं लेकिन वो सारे इक्वली एक्सपेंड नहीं करते हैं। कुछ पोर्शन में तो उस फ्लूइड के वे एक्सपेंड करते हैं और कुछ पोर्शन में डिफरेंट रेट के साथ और डिफरेंट साइज के साथ वह एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस एनामोलस बिहेवियर के कारण जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। जब हम टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करते हैं तो आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और इस कंडीशन के अंदर जिसमें एनामोलस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो चुका है, लार्ज आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। और ये लार्ज आइस क्रिस्टल क्या करते हैं, ये बहुत सारे टेक्सचरल डिफेक्ट हमारे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर शो करते हैं, क्योंकि इन लार्ज आइस क्रिस्टल के कारण जब भी हम उन फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो हमें एक सैंडीनेस यानी एक किरकिरापन हमारे माउथ के अंदर फील होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट माना जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर एज रिलेटेड टू टेक्सचर। तो इस टेक्सचर डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी
फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, जिसके अंदर ये जो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ आइस ये कम से कम बने और जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन हो वो भी कम से कम हो इस टेम्परेचर रेंज के अंदर। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो स्लो फ्रीजिंग एकदम गलत है, क्योंकि स्लो फ्रीजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्रिस्टल ऑफ आइस बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज में वाटर जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा आता है ब्लास्ट फ्रीजिंग। लेकिन ब्लास्ट फ्रीजिंग के अंदर भी एक कैटेगरी होती है IQF, मींस इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग। इस टेक्निक के अंदर हम करते तो ब्लास्ट फ्रीजिंग है, लेकिन इसके अंदर हर प्रोडक्ट को अलग अलग यानी सेपरेटली हम ब्लास्ट फ्रीजर के थ्रू गुजारते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये जो टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं और उनका एक्सपेंशन भी इस टेक्निक के अंदर बहुत ही कम होता है, क्योंकि इंडिविजुअली हम क्विक फ्रीजिंग इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ब्लास्ट फ्रीजिंग भी प्रॉपरली प्रिसाइज आंसर इसका हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेकरी फैट इज। तो जो हम बेकरी इंडस्ट्री में फैट इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्ट्री एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट, उनके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखना पड़ता है कि ये जो फैट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका बहुत ही ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बेकरी प्रोडक्ट, जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन में ये जो बेकरी प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे, क्योंकि हल्का सा रूम टेम्परेचर मिलते ही हमारा जो बेकरी प्रोडक्ट है उसका सारा फैट मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ओके, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाइट हुआ तो हमारा जो बेकरी प्रोडक्ट है उसकी सॉफ्टनेस खो जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं थिक लेयर बना लेगा अपनी फैट की उसके ऊपर। ओके, थिक फैट लेयर हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट अचीव करने के लिए हम सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिनके अंदर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट प्रेजेंट हो, क्योंकि इनका रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। और जो हम रिलेटिव पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिज़ायर करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो अराउंड 40 to 44 डिग्री सेल्सियस हम चाहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। Next one is function performed by nitrates in cured meat. Options are pink color providing, second one prevent spoilage, third one is both and last one is none. So अगर हम nitrates और nitrites की बात करें तो ये जो cured milk में मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है प्रिजर्वेशन, और ये जो प्रिजर्वेशन होता है ये मेनली प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है या डिफरेंट तरह के स्पॉइलेज कोजिंग बैक्टीरियल होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उन सबको रोकने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल नाइट्रेट्स परफॉर्म करते हैं। और इनमें भी जो मेजर बैक्टीरिया होता है वो होता है कॉलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, जो बोट्यूलिज्म नाम की एक डेंजरस बीमारी कॉज करता है। ठीक है, इसकी ग्रोथ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये फंक्शन नाइट्रेट परफॉर्म करता है। तो प्रिवेंट स्पॉइलेज तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। वहीं अगर हम पिंक कलर की बात करें तो ये भी सही है। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं हमारे क्योर्ड मीट के अंदर, जिसका नाम होता है नाइट्रोसोमायोग्लोबिन। ये जो नाइट्रोसोमायोग्लोबिन कंपाउंड होता है ये हमारा पिंकिश कलर प्रोवाइड करता है क्योर्ड मिल्क के अंदर, और ये कई बार डिजायरेबल भी होता है। ठीक है, तो इस पिंकिश कलर को प्रोवाइड करने का काम ये कंपाउंड करता है। तो ये ऑप्शन भी एकदम सही हो गया। इसके साथ साथ ये टेंजी फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है क्योर्ड मिल्क को। उसके अलावा ये कई जगह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं और फैट ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो इस तरीके से भी ये स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं बाय as an antioxidant. Okay,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ। मेनली ये ध्यान रखना कि जो बोट्यूलिनम बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट वन इज विच वन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन फिंगर मिलेट मींस रागी। तो गिवन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा अमाउंट में रागी में प्रेजेंट होता है, हमें बताना है। अगर हम ऑप्शन से चले, पहला ऑप्शन है थायमिन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। तो इसका अगर हम अमाउंट देखें तो ये एवरेज 0.4 के आसपास mg% यानी पर 100 ग्राम में इतने mg हमारी रागी के अंदर इसको ये देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। अगर हम विटामिन B3 यानी नियासिन की बात करें तो इसका जो अमाउंट है वो भी बहुत कम होता है। ये अराउंड 1.69 से लेके 1.80% mg यानी इतना mg पर 100 ग्राम में हमें देखने को मिलता है। आयरन की बात करें तो आयरन का कंटेंट भी कम ही होता है। आयरन का कंटेंट वेरी करता है अराउंड 3.9 से लेके 6.5 समथिंग तक, ओके, परसेंट mg में है ये भी। तो ये रागी के कंपोजिशन के कंटेंट है। और लास्ट होता है कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है इन गिवन ऑप्शंस के अंदर। हालांकि पोटेशियम का अमाउंट कैल्शियम से ज़्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम सेकंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं मिनरल होता है, और ये होता है 344 mg%, यानी पर 100 ग्राम में 344 mg हमें कैल्शियम देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बस ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम होता है वो हमें रागी में देखने को मिलता है एज अ मिनरल। उसके बाद सेकंड नंबर पे कैल्शियम आता है। ये जो डाटा है ये आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द फूड एडिटिव यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू वाइटन द कलर ऑफ मिल्क, यानी मिल्क वाइटनिंग के लिए इनमें से कौन सा केमिकल यूज करा जा सकता है। तो ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इरेडिएशन एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कम किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। उसका मेजर रीज़न ये है कि एट द हाई अमाउंट ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये टॉक्सिक नेचर का होता है, इसीलिए FSSAI ने इसे बैन कर रखा है मिल्क में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने पे। और स्पेशली मिल्क के अंदर ये यूज़ भी किया जाता है तो LP सिस्टम यानी लैक्टोज पेरोक्सीडेज सिस्टम के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं विदाउट कूलिंग इट, ओके। सो इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये वाइटनिंग के लिए यूज़ बहुत ही कम किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। So these are the 25 questions of today. We cover them with their explanation. अगर आपको और भी questions practice करने हैं in given exams के CUET, PG, CFTI और FCI, Food Analyst and many more, तो आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप को एक बार ज़रूर रिकमेंडेशन है कि विजिट करें। वहाँ पे आपको फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे MCQs फ्री में भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और अलग अलग कोर्सेज भी आपको इस ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस ऐप को विजिट करना है तो ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और शुरुआत में जो कोर्सेज आपको बताए गए थे वो भी अवेल आप इस ऐप पे जाके कर सकते हो और इनकी मोर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।